भाग 47। विक्रम ने जब उन तीनों को एकदम से चुप होते हुए देखा तो शक भरी नजरों से देखने लगा। क्या बात है, मेरे कमरे में आते ही आप तीनों चुप क्यों हो गए? मेरी ही चुगली चल रही थी क्या? विविधा हंसने का नाटक करते हुए बोली, नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काका आरुषि को कहानी सुना रहे थे। जैसे ही वो खत्म हुई कि तुमने आकर दरवाजा खोल दिया। विक्रम अब आरुषि के पास आ बैठा और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। अभी कैसी हो तुम? दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? मैं ठीक हूँ भाई, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी ही रिकवर कर लोगी। आरुषि उसकी बात सुन मुस्कुरा उठी। विक्रम ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें पिकनिक पर भी तो लेके जाना है। काका बोले, देखा विविधा, आज भाई को अपनी बहन पर कितना प्यार आ रहा है। मेरा तो किसी को याद ही नहीं कि मुझे भी चोट लगी है। विक्रम बोला, जैसा आप समझे वही सही है, मैं सफाई नहीं दूंगा। इतने में वहां नर्स आ गई और विक्रम विविधा को वार्ड से बाहर जाने को कहा ताकि काका और आरुषि आराम कर सकें। रात काफी हो चली थी। हॉस्पिटल में इस वक्त बहुत कम चहल पहल थी। विविधा और विक्रम एक तरफ शांत से कॉरिडोर में एक लंबी सी चेयर पर बैठ गए। विविधा ने विक्रम के कंधे पर सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। विक्रम बोला, बताती क्यों नहीं कि काका क्या बता रहे थे तुम लोगों को? मैंने उनके मुंह से विक्कू नाम सुना था। वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना? विविधा आंखें बंद किए हुए ही बोली, कहा तो कि कहानी सुन रहे थे, तुम्हारा तो नाम तक नहीं लिया उन्होंने। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही। विक्रम ने एकदम से अपना कंधा विविधा के सिर से नीचे से हटा लिया, जिससे वह गिरने को हुई, लेकिन विक्रम ने तुरंत उसे पकड़ अपनी गोद में उसका सिर रख लिया। विविधा ने गुस्से से उसे देखा और उसके पैर पर एक चपत लगाई। तुम पागल हो गए हो? अभी मैं गिर जाती तो? मेरे होते हुए गिर जाती? विविधा यह सुन शांत हो गई। तुम काफी थकी लग रही थी, तो सोचा कि तुम्हें अपनी गोद में सुला लूं। तो सीधे सीधे भी बोल सकते थे ना। हर वक्त ये ड्रैकुला जैसी हरकत करना जरूरी है क्या? अब मैं ऐसा ही हूं तो क्या करूं? विविधा विक्रम का हाथ थाम सोने की कोशिश करने लगी कि काका की बताई बातों पर उसे हंसी आने लगी। अपना सिर पीछे दीवार पर टिका आंखें बंद किए बैठे विक्रम को उसका चुपके से हंसना महसूस हुआ। उसने आंखें खोल विविधा की ओर देखा। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही सोच रही थी कि तुम्हारे जैसे महिषासुर पर मेरा दिल कब और कैसे आ गया, मुझे ही पता नहीं चला। ये बात तो है। अच्छा विक्रम, कोई कहानी सुनाओ ना। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो तुम्हें कहानी सुनकर नींद आएगी? और मैं क्या कोई कहानी सुनाने वाला दिख रहा हूं तुम्हें? प्लीज सुनाओ ना। ज्यादा कुछ नहीं तो अपने बचपन के किस्से ही सुना दो। विक्रम ने उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। ये आज तुम्हें मेरे बचपन की याद कहां से आ गई? हाँ? विविधा बात संभालते हुए बोली, क्योंकि आज मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी कि कैसे मैं गुड्डे गुड़ियों के साथ खेला करती थी। तुम कौन से खेल खेला करते थे और किसके साथ खेलते थे? विक्रम सोचते हुए बोला, ऐसा तो कुछ खास गेम नहीं था। काका ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तो उनके साथ ही खेलता था। पापा भी कई बार ऑफिस से लौट मेरे साथ खेला करते थे। विविधा उठ बैठी। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? मेरा मतलब, तुम फॉरेन में पढ़े हो, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, तो अफेयर तो रहे होंगे ना तुम्हारे? फिर फॉरेन में तो ये सब कॉमन होता है। विक्रम ने विविधा की ओर देखा। बताओ ना। रहने दो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा मेरा जवाब। विविधा का दिल एक बार जोर से धड़का। क्या मतलब समझूं इस बात का मैं? विक्रम बोला, मेरे कई अफेयर्स रहे थे।
विविधा यह सुनते ही काफी उदास हो गई। कितने अफेयर्स थे? विक्रम सोचते हुए बोला। ऐसा कुछ सीरियस वाला रिलेशन तो किसी के साथ नहीं था, पर हाँ, डेट किया था मैंने कॉलेज टाइम में 3-4 लड़कियों को, पर किसी के भी साथ बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। विविधा को विक्रम की कही बातें अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, मैंने किसी को पहले से प्रपोज कभी नहीं किया। किसी के भी साथ मेरा रिलेशन 1-2 महीने से ज्यादा नहीं चला करता था। वो सारी लड़कियां बहुत बोल्ड थीं, मतलब उन्हें किसी से कहने में झिझक नहीं होती थी कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। उनमें से एक लॉरेन थी, उसके जैसी सुंदर आंखें तो मैंने आज तक किसी और लड़की की देखी तक नहीं। सोफिया के विविधा अब तक बुरी तरह जल चुकी थी। बस बस ठीक है, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो नाराज हो गई, तुम्ही ने तो। विक्रम ने देखा कि विविधा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ करना चाहा, लेकिन विविधा ने उसका हाथ हटा दिया और नाराज सी वहां से उठने लगी कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। विविधा एकदम से उसकी गोद में आ गिरी। उसने गुस्से से विक्रम की ओर देखा और वापस से उठने को हुई, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया ताकि वो उठ ना पाए। विविधा अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए गुस्से से उसे घूरने लगी। विक्रम मासूमियत से बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी लाइफ में आने वाली पहली लड़की मैं ही हूं, लेकिन तुम तो बहुत बेकार निकले। विक्रम नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, क्यों? तुम्हारी लाइफ में मुझसे पहले कोई नहीं था क्या? नहीं था, कभी किसी के लिए कुछ महसूस ही नहीं हुआ मुझे, और तुम्हारे लिए महसूस हुआ तो वो भी बाद में पता चला। तुम्हारी तरह दिल फेंक आशिक नहीं थी मैं। विक्रम हंसने लगा। उसने विविधा के सिर पर हल्की सी चपत जमा दी। बुद्धू लड़की, मैं कोई आशिक वाशिक नहीं था। स्कूलिंग में छोटी क्लासेस में थी कुछ, पर तब तो ये भी नहीं पता था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। 10th से मेरा पूरा फोकस मेरी स्टडीज पर था। और ये क्या बात हुई कि अगर मैंने फॉरेन में स्टडी की है तो मेरी गर्लफ्रेंड तो जरूर रही होंगी। रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हर गली चौराहे गर्लफ्रेंड बनाता फिरूं। ये तो अपना अपना टेस्ट है कि किसे कैसी स्टोरी पसंद आती है। हाँ, मेरी कई लड़कियां अच्छी दोस्त रही हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त। हाँ, अच्छी दोस्त, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया आने के बाद मेरे सारे दोस्तों से कनेक्शन खत्म हो गया। कभी कभी बहुत मिस करता हूँ वो सारी चीजें। कहते हुए विक्रम चुप हो गया। विविधा उसके चेहरे पर उमड़ आए गंभीर भावों को देखने लगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। हाँ, सब कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में, यहाँ तक कि मैं अब चाहकर भी एकदम पहले जैसा नहीं हो सकता। विक्रम ने विविधा को देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी तो हंस दिया। मुझे तो मेरी ड्रीम गर्ल का इंतजार था कि कब वो आएगी और मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। तुम जब पहली बार ऑफिस में मिलने आई थी ना मुझसे, एक पल के लिए मेरी नजरें और दिमाग तुम पर ठहर गए थे, पर मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब तुम आरुषि को पढ़ाने लगी तो रोज तुम्हें देखने की आदत पड़ गई। आरुषि और काका भी तुम्हें पसंद करते थे। कोई वजह ही नहीं रह गई थी तुम्हें खुद से दूर रखने की। कभी कभी लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो कभी लगता था कि शायद मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए ये सब महसूस करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरा क्या होता। शायद आज भी मैं गुस्से और नफरत की आग में सुलग रहा होता। विविधा मुस्कुरा दी। बस करो, अब ज्यादा झूठी तारीफ नहीं करो, इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, तो प्रूफ दो मुझे। विक्रम मुस्कुरा कर बोला। वो कैसे? विविधा बोली, मुझे तुम्हारे चीक्स पुल करने हैं, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। विक्रम यह सुन पहले चौंका, फिर थोड़ा नाराज हो बोला, नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या कि तुम्हें मेरे चीक्स पुल करने हैं? प्लीज एक बार करने दो ना।
कहकर वो विक्रम के चीक्स पुल करने की कोशिश करने लगी। विक्रम ने विविधा के हाथों को पकड़ लिया। मैंने कहा ना नहीं, मुझे ये नहीं पसंद। विविधा नाराजगी से एकदम से बोल पड़ी। बचपन में तो तुम करवा लेते थे सारी लड़कियों से, और अब मुझे ऐसे नखरे दिखा रहे हो। एक बार करने दो ना, मैं भी तुम्हें चॉकलेट दे दूंगी। यह सुनते ही विक्रम दंग रह गया और विविधा को शक की नजर से देखने लगा। ये किसने बोला तुम्हें? विविधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अब विक्रम की गोद से उठने को हुई कि विक्रम की पकड़ मजबूत हो गई। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? विविधा अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोली। क्या क्या बोला मुझे? नाटक बंद करो। तुम्हें कैसे पता मेरे बचपन का? विविधा ने विक्रम के कंधे को जोर से चिकोटी काट दी, जिससे विक्रम ने अपना हाथ पीछे कर लिया। इस मौके का फायदा उठाकर विविधा वहां से भाग निकली, पर विक्रम भी कहां मानने वाला था। उसने भागकर विविधा को पकड़ लिया। सच बताओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसे एकदम से याद आया कि यह काम तो काका का ही हो सकता है। वह नाराज सा बोला। काका ने? विविधा बोली। प्लीज तुम उन्हें डांटना नहीं, तुम्हें मेरी कसम। क्या बताया उन्होंने? बस यही कि लड़कियां तुम्हें कैसे चॉकलेट का लालच देकर अपना बॉयफ्रेंड बना लेती थी और तुम्हारे चीक्स पुल करती थी, और कई लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही हैं बचपन में। विक्रम अब बुरी तरह झेप गया और खुद की असहजता को छिपाने की कोशिश करने लगा। विविधा उसे शर्माते हुए देख हंसने लगी। तो तुम शर्मा रहे हो? विक्रम उससे दूर हट गया। चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। वो 2 कदम ही बढ़ा था कि विविधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे भाग रहे हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि द ग्रेट विक्रम चौहान बचपन में चॉकलेट के इतने दीवाने थे। बच्चा था मैं तब। विविधा ने जल्दी से आगे बढ़ उसके चीक्स पुल कर दिए और वहां से भाग गई। विक्रम सोचने लगा कि काका पता नहीं और क्या क्या राज खोलेंगे। वो भी विविधा के पीछे चला गया। अजीत घर लौटा तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा था। ये देख उसे कल्पना की फिक्र हुई और वो जल्दी से उसके कमरे में आया। देखा कि वो एक तरफ डरी सहमी हुई बैठी है। अजीत बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या तुमने फिर से रमन का भूत देखा? कल्पना डरने का नाटक करते हुए बोली, मुझे अकेले नहीं रहा जाता इस घर में, और तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अजीत, तुम मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़कर जाया करो। कहाँ गए थे तुम? क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? अजीत, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लो, रमन के भूत से बचा लो मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। बोलते बोलते वह डर से चीखने का नाटक करने लगी। अजीत ने सोचा कि कल्पना बदल रही है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो अभी आरुषि के बारे में नहीं बताएगा उसे। पहले वाली कल्पना होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस कल्पना को पछतावा है। उसने तय किया कि वो कल किसी अच्छे से डॉक्टर को ढूंढकर कल्पना का इलाज करवाएगा। आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद कल्पना ने उसका साथ कबूल कर ही लिया। कल्पना को लाइव देख रहे पीयूष, मानसी जी और मिस्टर सिंह खुश हो रहे थे कि उनका प्लान सही जा रहा है। उन लोगों ने तय किया कि अगले दिन सुबह अजीत के ऑफिस जाने के बाद मिस्टर सिंह कल्पना को और भी ज्यादा डराएंगे ताकि वो जल्दी से पागल हो जाए। अगले दिन सुबह अजीत कल्पना के पास आया तो उसे सोता देख सोचने लगा कि जब तक कल्पना जागती है एक बार आरुषि का हाल चाल पूछाए। अजीत के जाते ही पहले से तैयार बैठे मिस्टर सिंह उसके घर में घुस गए। मिस्टर रमन घर के अंदर घुसे और अपने कमरे में सोती हुई कल्पना के पास पहुंच उसे डराने लगे। उन्होंने कल्पना की चादर खींच ली और उसे मारने के लिए नकली चाकू से हमला कर दिया। कल्पना डर कर इधर उधर भागने लगी। मिस्टर सिंह समझ ही नहीं पाए कि कल्पना उनके लिए जाल बिछाकर बैठी है। कल्पना उसे देखकर कमरे से बाहर भागने के नाटक करते हुए दरवाजे से बाहर निकल सिटिंग एरिया में आ गई। घर के बाहर कुछ दूरी पर मानसी और पीयूष
और डिटेक्टिव कामरा साथ बैठे वो सब देख रहे थे। कल्पना एक टेबल के पास जा खड़ी हुई और मिस्टर सिंह को अपनी ओर बढ़ता देख जोर जोर से चीखने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जैसे ही वो कल्पना के करीब पहुंचा तो कल्पना ने पीछे टेबल पर रखा लैंप उठाकर उनके सिर पर दे मारा। मिस्टर सिंह के सिर से अब खून बहने लगा। वह वहीं बेहोश हो गिर पड़े। उनके गिरते ही कल्पना डरने का नाटक कर चीखते चिल्लाते हुए वहीं बैठ गई। उसने अपने मंसूबे को इस तरह अंजाम दिया कि अगर कोई ये फुटेज देखे तो उसे यह लगे कि कल्पना ने ये हरकत जानबूझकर नहीं की बल्कि आत्मरक्षा के लिए की है। पीयूष और मानसी उसकी इस हरकत पर दंग रह गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि कल्पना इस तरह आक्रामक हो सकती है। वो लोग वहां जाकर मिस्टर सिंह को उठाकर भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि अगर वो सामने गए तो कल्पना को सारी बात पता चल जाएगी। कल्पना उठी और पागलों जैसी हरकत करते हुए मिस्टर सिंह को देखने लगी। उसने अजीत को फोन कर कहा कि उसने भूत को मार दिया है। अजीत ने जब यह सुना तो दंग रह गया कि ये बोल क्या रही है। वह जल्दी से वापस घर की तरफ लौट पड़ा। पीयूष और मानसी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या किया जाए। पीयूष ने जल्दी से विक्रम को कॉल करने को हुआ कि तभी किसी ने कार का दरवाजा खोल करके उसके सिर पर गन रख दी। दूसरी ओर से मानसी जी और प्राइवेट डिटेक्टिव के सिर पर भी गन रख दी गई थी। जोरावर को मना करने के बाद कल्पना ने एक बार फिर एक नए सिरे से प्लानिंग की। उसने एक नए गिरोह को मैसेज के जरिए अपना प्लान समझाया था, क्योंकि कैमरास की नजरों में होने की वजह से वो उन्हें फोन नहीं कर सकती थी। फिर नया गिरोह होने की वजह से पुलिस का इन पर इतनी जल्दी शक भी नहीं जाएगा। उन तीनों को कार समेत अगवा कर गुंडे अपने साथ ले गए। विक्रम घर जाकर नहा धो वापस हॉस्पिटल पहुंच गया। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इस वक्त, इसलिए आज ऑफिस नहीं जा रहा था। विविधा काका और आरुषि के पास बैठी उन्हें नाश्ता करा रही थी, जिसे वो खुद बनाकर लाई थी। विक्रम उनके पास ही बैठा हुआ था कि एक फोन कॉल आने पर वो वार्ड से बाहर निकल गया। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी नटवर जी की आवाज आई। सर, आपके कहे मुताबिक मैंने ललिता जी को पार्टी का ऑर्डर दे दिया है। बहुत खुश थी वो। विक्रम बोला, वेरी गुड। अगर वो आज पार्टी में अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती हैं तो बताना मुझे। ठीक है सर। विक्रम ने कॉल कट कर दी और वापस वार्ड में जाने को हुआ कि सोचा कि एक बार देखे तो सही कि कल्पना कर क्या रही है। उसने अपने फोन में कल्पना के घर की लाइव वीडियो देखने लगा। उसने जब सिटिंग एरिया में मिस्टर सिंह को चोटिल हालत में और कल्पना को उनके पास बैठे हुए देखा तो उसका सिर ही घूम गया कि ये सब क्या हुआ और इतनी बड़ी बात हो गई। पीयूष या मानसी जी में से किसी ने भी उसे बताया क्यों नहीं। विक्रम ने कुछ वक्त पहले की वीडियो को रिवाइंड कर सारा मामला देखा। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था कि कल्पना एकदम से इतनी आक्रामक कैसे हो गई, और सामने बेहोश पड़े मिस्टर सिंह को देखकर क्या कल्पना को अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो कोई भूत नहीं है जो अभी तक वो इतनी डरी सहमी सी बैठी हुई है। विक्रम ने तुरंत ही पीयूष को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। विक्रम ने अब मानसी जी और डिटेक्टिव कामरा को भी फोन किया, पर उनका भी फोन बंद था। विक्रम को अब पूरा यकीन हो चला था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसे सभी की चिंता सताने लगी। विक्रम ने सोचा कि जल्दी ही मिस्टर सिंह को वहां से निकाले, फिर बाकी सबको भी उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। लगता है कल्पना ने ही कुछ किया है, पर कैसे? वो तो हर वक्त नजर में थी हमारे। विक्रम वार्ड में गया और विविधा से काका और आरुषि का ध्यान रखने का बोल जल्दी ही आने का कहकर वहां से निकल गया। इधर मेघा और ललिता बुआ दोनों ही ब्रजेश जी की शॉप पर पहुंची। अपनी मम्मी के इशारे पर मेघा हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और ब्रजेश जी से अपने किए की माफी मांगने लगी। ललिता बुआ बोलती हैं, ये भी अब से मेरे काम में मेरा साथ देगी। एक बर्थडे पार्टी में ऑर्डर मिला है, हम दोनों खूब दिल लगाकर काम करेंगे। ब्रजेश जी बेरुखी दिखाते हुए बोले, अच्छा ही है, मेरा कर्ज थोड़ी जल्दी चुका सकोगे। दोनों माँ बेटी वहां से चली गईं। ब्रजेश जी मन ही मन उनका काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाने की प्रार्थना करने लगे।
इधर अजीत हड़बड़ाया हुआ सा दौड़ता हुआ घर के अंदर आया तो मिस्टर सिंह को ऐसे चोटिल और बेहोश देखकर चौंक गया। वहीं पास बैठी कल्पना उसके सामने बदहवास हाल में होने का नाटक करते हुए भागकर उसके पास आ खड़ी हुई। मैंने भूत को मार डाला, मैंने भूत को मार डाला। अजीत सोच में पड़ गया कि इसका मतलब कल्पना ने अब तक जो भी कहा था सब सही था। मिस्टर सिंह जिंदा है तो भूत बनकर क्यों इसे डराते थे। उसने आगे बढ़ मिस्टर सिंह को चेक किया। उन्हें जिंदा पाकर उसने राहत की सांस ली और तुरंत अपने डॉक्टर दोस्त को घर आने का बोल दिया। कल्पना को पागलों की तरह बड़बड़ाते देख अजीत ने उसे पकड़कर झिंझोड़ा। होश में आओ कल्पना, ये मिस्टर सिंह ही है, ना कि कोई भूत। अजीत बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्पना अपनी ही धुन में थोड़ी देर तक बड़बड़ाते रहने के बाद बेहोश होने का नाटक करने लगी। अजीत जी ने उसे उठाकर कमरे में सुला दिया। वह सोचने लगा कि कल्पना की हालत तो एकदम से ही इतनी ज्यादा खराब हो गई। मिस्टर सिंह को अचानक इतने सालों बाद कल्पना से बदला लेने की क्या सूझी, और क्या इस तरह कल्पना को डराकर पागल बनाने के प्लान में वो अकेले ही थे या फिर कोई और भी इनके साथ शामिल था। क्या विक्रम भी? अजीत ने मिस्टर सिंह को बड़ी मुश्किल से उठाकर वहीं सोफे पर लिटा दिया। विक्रम रास्ते भर सोचता रहा कि सारी बाजी अचानक कैसे पलट गई, कैसे वो मिस्टर सिंह को कल्पना के चंगुल से निकालेगा और बाकी तीनों को कहां ढूंढेगा। उसने गाड़ी एक साइड रोकी और सुकेश को फोन किया। मेरे 3 दोस्त गायब हुए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें उठाया है कल्पना के कहने पर? सुकेश बोला, नहीं, कल्पना ने तो तभी मना कर दिया था आपको मारने से, बस उसके बाद से कल्पना का कोई फोन नहीं आया। विक्रम ने गुस्से से फोन रख दिया और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ चला। विक्रम अजीत के घर पहुंचा तो तब तक अजीत का डॉक्टर दोस्त वहां पहुंच चुका था और उसने मिस्टर सिंह की चोट को ट्रीटमेंट दे दिया था। शुक्र था कि उन्हें गहरी चोट नहीं आई थी। डॉक्टर अजीत के साथ कल्पना के कमरे में जाकर अजीत के बताए सिम्टम्स को सुन उसे चेक कर रहा था कि विक्रम की खुद को पुकारती आवाज सुन अजीत कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे पर आया और विक्रम को देख चौंक गया। तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? विक्रम खुद को सहज दिखाते हुए बोला, यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी गाड़ी खड़ी देख सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। अजीत कुछ कहने को हुआ कि पीछे से डॉक्टर दोस्त आ गया। मुझे लगता है कि वो या तो डिप्रेशन में चली गई है या किसी गहरे सदमे में है, दिमागी तौर पर सही नहीं है वो। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद विक्रम अनजान बनते हुए बोला, किसकी बात कर रहे थे डॉक्टर? तुम्हारी दुश्मन कल्पना, पागल होने की कागार पर है वो। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन का ये हाल हो गया है। विक्रम हल्के से हंसा। हाँ, खुश तो मैं तब होऊंगा जब उस कल्पना को तड़पते हुए देखूंगा। जानता हूं, घर के अंदर आने को नहीं कहोगे? अजीत गंभीर सा उसे देखने लगा और अगले ही पल विक्रम को हाथ पकड़कर घर से बाहर एक तरफ ले गया। सच बताओ विक्रम, कल्पना की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो ना? तुमने ही उस रमन को यहां भेजा था ना कल्पना को डराने के लिए? कल्पना, जो अब तक बेहोश होने का नाटक कर रही थी, दरवाजे के पास आ उठकर उनकी बातें सुनने लगी। विक्रम अजीत के सवाल पर खामोश हो उसे देखने लगा। विक्रम बोलता है, जब तुम्हें जवाब पता है तो क्यों पूछ रहे हो अजीत? हाँ, ये सब मैंने किया तुम्हारी उस सिरफरी मोहब्बत को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो तो बहुत शातिर निकली, बाजी ही पलट दी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उसने मेरे 3 साथियों को गायब करवा दिया है और मिस्टर सिंह को जानबूझकर चोट पहुंचाई है। अजीत बोलता है, मैं मानता हूं कि कल्पना ने आज तक बहुत गलत किया है, लेकिन वो मेरे सामने नाटक नहीं करती। मिस्टर सिंह को चोट तुम लोगों की गलती की वजह से पहुंची है। तुमने उसे इस हद तक डरा दिया कि वो पागलों जैसी हरकत करने लगी है। सुना ना तुमने कि डॉक्टर ने क्या कहा है? क्यों कर रहे थे तुम ये सब? उसे पागल करके तुम्हें क्या मिलता? सुकून मिलता मुझे। वो औरत इतना कुछ करने के बाद भी बाज नहीं आ रही।
एक मौका दिया था मैंने तुम्हारे कहने पर, लेकिन क्या हुआ? ये तो मेरी भलाई है कि मैंने तुम्हारी कल्पना को सिर्फ पागल बनाने का सोचा, वरना मेरी नफरत तो उसके लिए इतनी गहरी है कि मैं उसे अपने हाथों से मार दूं। याद रखना, सांप अपने डसने की आदत कभी नहीं छोड़ता अजीत। अगर वो आरुषि की मां नहीं होती तो अब तक तो उसे खत्म भी कर चुका होता मैं। उसे पता चल चुका था कि मिस्टर सिंह भूत नहीं इंसान है, इसलिए उसने उन पर हमला किया और साथ ही उसने मेरे तीनों दोस्तों को भी गायब करवा दिया है, जिनमें से 2 तो उसके पुराने शिकार थे। मैं यहाँ मिस्टर सिंह को लेने आया हूँ। उस कल्पना को जाकर कह दो कि मेरे तीनों साथियों को वापस कर दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज और अभी मेरे हाथों उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। अजीत बोला, तुम अपनी नफरत में अंधे हो चुके हो। तुमने उसे इतना टॉर्चर किया है कि वो सच में पागलों जैसी हो गई है। उसकी ये हालत करके अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? अगर वो ठीक होती तो मिस्टर सिंह को मुझसे छुपा लेती, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपने घर में ये सब सहन नहीं करूंगा। उसने मुझसे पहली बार कहा कि वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जिएगी। उसने मिस्टर सिंह को अपनी सुरक्षा के लिए मारा है। वो वाकई बीमार है विक्रम। विक्रम गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम जाकर कल्पना से बात करते हो या मैं खुद उसके पास जाऊं? वो सो रही है। ठीक है, मैं खुद ही जाकर उससे बात करता हूं। विक्रम वापस अजीत के घर के अंदर जाने को हुआ कि अजीत ने उसका रास्ता रोकना चाहा। दोनों में बहस हो ही रही थी कि विक्रम का ध्यान दरवाजे पर अंदर की तरफ एक कोने में छुपकर खड़ी कल्पना पर गई। विक्रम उसे देखकर हंसा। हा हा, ये देखो अजीत, तुम्हारी भोली भाली कल्पना तो यहाँ छुपकर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। अच्छा ही है, वरना मुझे सारी बातें फिर से रिपीट करनी पड़ती। अजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो कल्पना डरी सहमी होने का नाटक करने लगी। विक्रम कल्पना की तरफ बढ़ चला कि अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर रहो उससे, उसकी हालत ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दे। विक्रम ने उसका हाथ झटक कर दूर कर दिया। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कल्पना के पास जा खड़ा हुआ। अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक उम्र दराज औरत हो और तुम्हारा बद से बदतर हाल करूं। चुपचाप उन तीनों को वापस मुझे लौटा दो। याद रहे कि उन्हें एक हल्की सी भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। इन चालबाजियों से तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, विक्रम चौहान को नहीं, समझी? कल्पना डरकर पीछे हट जमीन पर बैठ गई और अजीत अजीत चिल्लाने लगी। अजीत भागकर उसके पास आ उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। विक्रम पर कल्पना की इस हरकत का कोई असर नहीं पड़ा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी से बताओ कि कहाँ हैं वो लोग। कल्पना अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली। कौन है ये अजीत? क्या ये भी भूत है जो मुझे मारना चाहता है? हाँ? विक्रम कुछ कहने को हुआ कि अजीत ने खड़े होकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। विक्रम प्लीज, कल्पना की हालत खराब हो रही है। जब भी इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा मैं खुद इससे बात करूंगा। विक्रम बोला, बिल्कुल नहीं। तुम्हें इसके नाटक पर भरोसा करना है तो करो, लेकिन मैं इसे झूठा साबित करके ही रहूंगा। विक्रम घर के अंदर की ओर बढ़ते हुए बोला, कहाँ है मिस्टर सिंह? अजीत बोला, मेरे रूम में। विक्रम उसके कमरे में गया और मिस्टर सिंह को होश में लाने की कोशिश करने लगा। मिस्टर सिंह, आप ठीक तो हो? मिस्टर सिंह होश में आए। हाँ। विक्रम ने उन्हें उठाकर घर से बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठाया और वापस लौट अजीत के पीछे छुपकर खड़ी कल्पना से बोला, कहाँ हैं वो तीनों? जवाब दो मुझे, वरना आज तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अजीत और विक्रम में बहस होने लगी कि कल्पना ने मौके का फायदा उठाने का सोचा। वो उन्हें एक दूसरे से उलझा देख चुपके से डाइनिंग टेबल से चाकू उठाकर लाई और विक्रम पर उससे वार कर दिया। विक्रम को ऐन वक्त पर कल्पना के हाथ में थामा हुआ चाकू दिख गया था, इसलिए वो एकदम से पीछे हट गया और कल्पना का निशाना चूक गया। वह चाकू विक्रम के सीने पर लगने की जगह उसकी बाजू पर लग गया। उसके अचानक हुए इस हमले से अजीत हैरान रह गया। वह चीखा, कल्पना, ये क्या कर रही हो तुम?
कल्पना ने जब अपना निशाना चूकते हुए देखा तो बुरी तरह तिलमिला गई। फिर संभलते हुए बोली, ये भूत है, ये मुझे मारना चाहता है, मैं इसे भी मार दूंगी, मैं मार दूंगी इसे। विक्रम ने गुस्से से लाल आंखों से कल्पना की ओर देखा और आगे बढ़ उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया। विक्रम ने उसकी गर्दन अपने हाथ में दबोच ली। कल्पना का दम घुटने लगा, वह बुरी तरह छटपटाने लगी। विक्रम बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब जल्दी से बताओ कि कहाँ है मेरे साथी। कल्पना अजीत चीखने लगी। अजीत विक्रम से कल्पना को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। आखिरकार हार कर वो बोला, तुम्हें आरुषि का वास्ता विक्रम, सोचो जरा, कैसे बर्दाश्त करेगी वो इस बात को कि उसके भाई ने ही उसकी माँ को मार डाला। ये तो मर जाएगी, लेकिन जेल तुम भी जाओगे। आरुषि से उसका भाई तो मत छीनो कम से कम। विक्रम थोड़ा शांत हो गया और कल्पना की गर्दन छोड़ दी। कल्पना डर कर अपने कमरे में भाग गई। विक्रम ने अजीत की ओर देखा। 2 घंटे दे रहा हूं तुम्हें, अगर इन 2 घंटे में मुझे मेरे साथी सही सलामत नहीं मिले तो आज इस कल्पना की कब्र इसी घर में बनेगी, कहे देता हूं। विक्रम मिस्टर सिंह को लेकर वहां से चला गया। अजीत कल्पना के कमरे में आया और उसके पास बैठकर प्यार से समझाने लगा, क्या तुम सच में नाटक कर रही हो? क्या तुमने वाकई विक्रम के साथियों को किडनैप करवाया है? लेकिन कल्पना तो ढीठ थी और जानती थी कि अजीत उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, तो रोने लगी और ऐसे दिखाने लगी कि वो मासूम है। अजीत का दिल उसे परेशान देख पसीज गया और सोचने लगा कि विक्रम खामखा ही कल्पना पर शक कर रहा है। वो कल्पना को उसके बिस्तर पर लिटाकर उसके लिए कुछ खाने को लेने चला गया। उसके जाने के बाद कल्पना ने फोन उठाकर गुंडों के सरदार को मैसेज किया कि वो जल्दी ही उसके ठिकाने पर पहुंच रही है। उसने फोन वापस रख दिया और सोचने लगी, बहुत हो गया ये खेल, अब तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।